तो आइए बच्चों, आज हम लोग 2015 के साइंस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, अधिकतम कार्य के लिए, किस कार्य के लिए? अधिकतम कार्य के लिए। काम कितना हो रहा है? अधिकतम। तो अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तब बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का कोण होना चाहिए? 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो आप लोग पढ़ेंगे अधिकतम कार्य के लिए, और अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होना चाहिए? 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एक सरल लोलक का आवर्तकाल। और आवर्तकाल का अंग्रेजी समझ लीजिए। आवर्तकाल का अंग्रेजी होता है टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। एक सरल लोलक समझते हैं आप लोग, लेकिन आप देखे हैं, बताइए लोलक क्या? बिल्कुल, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, जो ऐसे ऐसे जो होता रहता है ना, उसी को बताता है लोलक। तो याद रखिए, एक सरल लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब देखिए, एक बार देखिए सुई एक बार इधर जाता है, फिर इधर आता है, तो आने और जाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। दूसरा है आपको, पृथ्वी पर 2s यानी कि 2 सेकेंड, इसे पृथ्वी के पृष्ठ से r ऊंचाई पर ले जाया जाता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो बताइए, r जो यहाँ पर लिखा है r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो बताइए त्रिज्या का अंग्रेजी जो r देते हैं, तो उसमें r का फुल नाम क्या होता है? मतलब फुल फॉर्म क्या होता है r का? r मतलब त्रिज्या होता है ना, उसका फुल नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, r का फुल जो होता है रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। और रेडियस मतलब होता है आपको त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। अब है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अब आवर्तकाल क्या होगा। तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, हम लोग इतनी ही बातों को जानेंगे। न्यूमेरिकल को अगले प्रश्न में, अगले क्वेश्चन में, अंतिम जो हमारा लेक्चर होगा साइंस का, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला है विश्राम अवस्था से। विश्राम का मतलब बताए थे बाकी क्लास में, जब आप आराम करते हैं, तो आराम की अवस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही एक वस्तु द्वारा पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? 1:3:5। और यहाँ पर आप VVI लिख लीजिए। ये प्रश्न पूछने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है, और इसको याद जरूर कीजिएगा आप लोग। तो बताइए, एक बार प्रश्न पढ़िए तो मेरे साथ फटाफट प्रश्न पढ़िए। विश्राम अवस्था में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही एक वस्तु पर पहले, दूसरे एवं तीसरे सेकेंड में चली दूरियों का अनुपात 1:5। देखिए, हम आपको प्रश्न को एकदम तोड़ के बता देते हैं। मान के चलिए ये वस्तु है, इनको आप वस्तु मान लीजिए, और ये वस्तु बिल्कुल अभी कौन अवस्था में है? विश्राम अवस्था में है। इसको हम क्या किए, कहता है एक वस्तु के द्वारा पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड, मतलब कि एक बार पहला सेकंड में चली, ये फिर टाइम चालू है, ये विश्राम अवस्था में था। तो 1 सेकंड के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 सेकंड के बाद फिर वो, मतलब देखिए, किसी वस्तु को जब हम गिराते हैं तो गिरने में समय लगता है ना, तो वही बता रहा है कि 1 सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड के बीच में जो दूरी का जो अनुपात होगा, किसका अनुपात? दूरी का। और दूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? तो दूरी का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा आपको, जो देखिए पहला वाला तो याद रहबे करेगा कि पहला सेकंड मतलब 1 सेकंड, 1 के बाद है आपको 3 सेकंड। क्या है? 1, 3, 5। याद रखिए कि विश्राम अवस्था में जब कोई वस्तु गिर रही है, तो एक वस्तु के द्वारा पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में चली दूरियों का अनुपात क्या होगा? 1:3:5। तो एक बार मौखिक बोलिए, बताइए तो आप लोग। पहले ये बताना है वस्तु किस अवस्था में है? तो बोलिए आप लोग भी। विश्राम अवस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही एक वस्तु के द्वारा पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात। सुनिए, इसको एक बार में बोलना है। ये हम अब नहीं पढ़ा रहे हैं मनोहर पोथी जो ऐसे आप लोग बोलिएगा, बात को समझिए। आप लोग तो एकदम मनोहर पोथी कैसे पढ़ने लगते हैं। विश्राम अवस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही एक वस्तु के द्वारा पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात। फिर से बताइएगा, बताइए बिना देखे। विश्राम अवस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही एक वस्तु के द्वारा 1 सेकंड, दूसरी सेकंड और तीसरी सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? तो 1:3:5 हो जाएगा। बात को समझे, प्रश्न को जरा तोड़ के पढ़िएगा, प्रश्न याद हो जाएगा। एक बार पुनः हम पढ़ते हैं, प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि कैसे पढ़ना है। विश्राम अवस्था से स्वतंत्र, देखिए हाथ का इशारा भी देखिए, हम पहले वस्तु को यहाँ पर रख दिए, फिर उसको गिरा रहे हैं।
तो इसको भी समझना है, आप लोग थोड़ा डायरेक्शन को समझिए। विश्राम अवस्था में ये अभी एक वस्तु है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो गिरने में समय लगेगा, तो पहली सेकंड में कहता है, फिर दूसरी सेकंड में, फिर तीसरी सेकंड में जो उस वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की गई है उस दूरी का अनुपात पूछ रहा है। तो बताइए पहली सेकंड, दूसरी सेकंड और तीसरी सेकंड में दूरी का अनुपात क्या होगा? अगर आपको हम डायरेक्ट पूछ दे कि तीसरी सेकंड में क्या होगा, तब 5 तीसरी सेकंड में तो सीधे 5 बोलेंगे, कोई अनुपात नहीं। तीसरी सेकंड में 5, दूसरी सेकंड में 3, ना पहली सेकंड में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और परीक्षा में अधिकतर करता क्या है कि आपको प्रश्न चेंजिंग करता है इसी तरह से। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला है, एक लिफ्ट की बात कीजिए। आप लोग लिफ्ट समझते हैं? आप लोग लिफ्ट क्या होता है बताइए? आप तो चढ़े भी हुए हैं लिफ्ट पर, तो आप लोग लिफ्ट पर नहीं चढ़े हैं तो लिफ्ट पर चढ़ लीजिएगा, है कि नहीं? तो लिफ्ट में आप लोग जो चढ़ेंगे ना, कभी अगर कभी सैर करने के लिए निकलेंगे, आप लोग सैर करना मतलब समझते हैं ना, मतलब घूमने के लिए, तो आप जो से लिफ्ट पर चढ़ेंगे तो देखिए होता क्या है कि आपको बहुत कम समय में अधिक दूरी तय करा देता है उससे, ठीक है? तो वही बात हो रहा है लिफ्ट का। समझिए जरा, क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अभी जितना बात बताया है उसमें अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा क्वेश्चन को समझने में। एक लिफ्ट है स्थिर वेग से, स्थिर वेग का मतलब क्या हुआ? वेग मतलब गति होता है। वेग मतलब क्या होता है? गति। तो मान के चलिए जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक फिक्स कर देते हैं ना कि हम 20 पर चलाएंगे, वो गति हुआ, उसका वेग हुआ, वेलोसिटी जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। तो एक लिफ्ट है जो स्थिर वेग से चल रहा है, मतलब जो एक चाल है वही चाल से वो चल रहा है और नीचे की ओर आ रही है। कहाँ आ रही है? नीचे की ओर। अब तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि लिफ्ट कैसे चलेगा? नीचे की ओर चलेगा। लिफ्ट में एक व्यक्ति एक सिक्के को गिराता है, उसी लिफ्ट में एक व्यक्ति क्या करता है? एक सिक्के को गिराता है और फर्श की ओर, फर्श का मतलब वो जो लिफ्ट है उसके नीचे की ओर सतह जो है ना, धरती, उसको फर्श बुलाता है। फर्श की ओर सिक्का इस त्वरण को अनुभव करता है। तो कौन त्वरण को? तो G माइनस भी। ये जो प्रश्न है इसको भी आप सभी लोग लिख लेंगे। तो याद रखिए यहाँ पर G माइनस भी क्यों किया गया, इसको जरा समझिएगा। देखिए लिफ्ट ऊपर से कहाँ आ रहा था? नीचे की ओर। और नीचे की ओर खींच कौन रहा था? गुरुत्वीय त्वरण। कौन खींच रहा था? तो गुरुत्वीय त्वरण का अंग्रेजी में क्या आता है? स्मॉल जी होता है। और वह जिस गति से आ रहा था, गति को अंग्रेजी में क्या बुलाता था? अभी वेग को अंग्रेजी में v से वेलोसिटी। तो इसलिए देखिए ऊपर से जो चला और नीचा की जो दूरी है, मान चलिए ऊपर से जो हम नीचा में आएंगे तो दूरी कमेगा कि बढ़ेगा? कमेगा कि बढ़ेगा? दूरी। तो कमेगा मतलब घटेगा, कमेगा मतलब घटेगा। तो जब घटेगा तो इसका मतलब अभी घटा को चिन्ह लगा दीजिए ना। तो इसलिए याद रखिए किस में से घटेगा? गुरुत्वीय त्वरण में से, यानी कि G माइनस भी। तो इसलिए याद रखिएगा कि एक लिफ्ट स्थिर वेग से नीचे आ रही है और लिफ्ट में एक व्यक्ति क्या कर दिया? एक सिक्का फेंक दिया और फर्श की ओर सिक्का इस त्वरण का अनुभव करता है। मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो जो सिक्का है, सिक्का का त्वरण क्या होगा? तो बताइए सिक्का का त्वरण क्या होगा? G माइनस भी। और यहाँ पर कौन सा G है? स्मॉल जी को हिंदी में क्या कहते हैं? और V को फुल फॉर्म क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? वेग। क्या कहते हैं? तो बताइए वेग कौन सी राशि है? चलिए अगला है, आपको 55 नंबर प्रश्न में है, ये न्यूमेरिकल है 50 किग्रा। तो बताइए किग्रा किसका मात्रक है? बताइए आप लोग। सही बात बताइए, किग्रा किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। और किग्रा का मतलब क्या हुआ? किलोग्राम हुआ। 50 किग्रा और 60 किग्रा भार वाले दो व्यक्ति एक मेज के इधर उधर बैठे हुए हैं। बात समझ में आ गया? जैसे अब ये एक मेज है, कुर्सी है और 50 किलो के व्यक्ति उधर बैठे हुए हैं और 60 किलो के व्यक्ति इधर बैठे हुए हैं। ये प्रश्न है आपका। प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। दो व्यक्ति एक मेज के इधर उधर बैठे हैं, यदि वे 1 मीटर की दूरी पर है, मतलब आप देखिए आपकी और हमारी दूरी कितनी है? 1 मीटर है। तब उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? प्रश्न बिल्कुल ये भी आसान है। इसका गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा 9 × 10 के पावर माइनस। हाँ, तो अगर यहाँ पर 9 बोल दिए हैं तो ये बाय मिस्टेक बोल दिए। ये है 2 × 10 to the power -7। क्या बोलेगा अंग्रेजी में? 10 to the power -7 और n है। बताइए तो यहाँ पर n का मतलब क्या होगा? न्यूटन। सही बात है। तो बताइए बल का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक? त्वरण का मात्रक? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय का मात्रक? सेकंड। समय का मात्रक? ताप का मात्रक? केल्विन। ताप का मात्रक? केल्विन होता है।
चलिए ध्यान दीजिए। तो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, बिल्कुल आसान है। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि एक मेज आपके सामने है और मेज के इस बगल और इस बगल दोनों बगल व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक बगल 50 किलो और एक बगल 60 किलो। तो दोनों के बीच की पूछ रहा है कि आपको दूरी जो है वो कितनी होगी। तो कहता है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। दूरी बता दिया है और पूछ रहा है कि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल वेग क्या होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। और 1 मीटर का उसका गुरुत्वाकर्षण पूछ रहा है आपको, वेग क्या होगा, बल क्या होगा। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, तो 2 द्रव्यमान एक दूसरे से n गुना भारी। प्रश्न क्या है, बात समझे। 2 द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। 2 द्रव्यमान एक दूसरे से n गुना भारी एक समान गतिज ऊर्जा रखते हैं। बताइए गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे आप लोग। प्रश्न पढ़िए। 2 द्रव्यमान तो 2 द्रव्यमान एक दूसरे से n गुना भारी है, मतलब 2 वस्तु है और उसका द्रव्यमान जो है आपको क्या है, एक दूसरे से n गुना भारी है। एक समान गतिज ऊर्जा रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, बराबर है। एक समान का मतलब बराबर है। तो एक समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो उसके संवेगों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो उसके संवेगों का अनुपात हो जाएगा 1/√n। क्या हो जाएगा, 1/√n। हाँ। तो अब प्रश्न को फिर से पढ़िए, देखिए हम कैसे पढ़ते हैं। 2 द्रव्यमान है एक दूसरे से n गुना भारी है। पढ़िएगा, बोलिएगा जरा। 2 द्रव्यमान एक दूसरे से n गुना भारी है। तो गतिज ऊर्जा रखते हैं और उनके संवेगों का अनुपात जो हो जाएगा वो 1/√n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√n। तो इस प्रश्न में भी आप लोग भी लिख लीजिए। यहाँ पर है आपको शक्ति +3 है और इसके बाद -1 है, डायोप्टर है, ठीक है। तो लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। दूसरा है अब कि 2 लेंस स्पर्श में रखे गए हैं। संयोजित लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये 50 सेंटीमीटर होगी। और ये आपको न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको हम लोग फिलहाल छोड़ करके चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर आपका अगला प्रश्न है, 2 लेंस स्पर्श में रखे गए हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को। एक पदार्थ के प्रिज्म और ये जो देख रहे हैं उसके आगे में जो है यू के जैसे दिख रहा है, इसको म्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, म्यू बोला जाता है। और ये म्यू बराबर क्या दिया हुआ, √2 है। के लिए न्यूनतम विचलन का कोण। तो बताइए, विचलन से एक प्रश्न याद आ रहा है। बताइए सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा, बैगनी का। लाल का। और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा, लाल का। प्रिज्म कोण के बराबर है। जिस प्रिज्म कह रहा है कि प्रिज्म कोण होगा तो क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। कहता है कि एक पदार्थ के प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना है। देखिए प्रश्न को समझिए। एक पदार्थ के प्रिज्म यानी कि म्यू बराबर √2 है। म्यू बराबर कितना है, √2 है। उसके लिए न्यूनतम विचलन का कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। तो यह कितना होगा प्रिज्म का कोण, तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बताइए एक पदार्थ का जो प्रिज्म है वो प्रिज्म का विचलन कोण जो है कितना दिया हुआ है, √2 दिया है। और उसका कहता है कि न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, ठीक है। तो वो जो है आपको प्रिज्म कोण जो होगा वो हो जाएगा आपको 90 डिग्री। अब बताइए कि 90 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। और बताएंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अगला है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है वो 1000 हर्ट्ज है। तो पहले बताएंगे आप कि हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का है। हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का है। तो एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है वो 1000 हर्ट्ज है एवं तरंगदैर्घ्य 34 किलोमीटर है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक बताइए, एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम को क्या चीज सूचित करते हैं, एक के ऊपर में 0 लगा देते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य 34 किलोमीटर है। इसे 1 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग छोड़ के चलेंगे। यहाँ से 2 बातें हम लोग सीखे कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज और तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम। अब आपका अगला प्रश्न है, ऊंचाई h। और बताइए h का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइट। ऊंचाई में h का फुल फॉर्म क्या होगा,
हाइट। ऊंचाई का जो h होता है उस h का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइट होगा। ठीक है, तो हाइट से एक गेंद गिरकर धरती पर t समय में पहुंचती है। जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि ऊंचाई h है और एक गेंद की बात हो रही है। एक गेंद ऊपर से गिरकर कहाँ पर पहुंचती है? धरती पर पहुंचती है। वो कितना समय में? t समय में। तो समय बराबर t/2 है, तो उसका ऊंचाई पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज कीजिएगा, h = ut + ½ gt²। क्या बोलिएगा? h बराबर ut + ½ gt²। बोलिएगा h बराबर ut + ½ gt²। क्या बोलेगा? ½ gt² प्लस ½ gt²। अब आपका अगला प्रश्न है, चलिए अगला है 2.5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये भी प्रश्न आपका न्यूमेरिकल है। इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ के अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक चीज़ की जानकारी हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो बताइए कि अवतल दर्पण में किसी वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वह कैसा बनता है? बड़ा छोटा समान। बड़ा और छोटा दोनों होगा। वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में आपको जो है हाँ, ये सीधा प्रतिबिंब बनता है और साथ में वस्तु से बड़ा बनता है। सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है भाई, किसी चीज में एक ही ना काम होगा, बड़ा ही बनेगा छोटा ही बनेगा। आप जो देखे वो गलत है। तो इसलिए इसका ये जो है अवतल दर्पण के बारे में हम लोग ये चीज जानकारी लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बताइए कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण और हेडलाइट में? चलिए अगला प्रश्न है, कांच का मतलब शीशा। लेड भी उसको कहते हैं, पीबी भी बोलते हैं। सही बात है। कांच से वायु में गुजरकर आने वाले इस रंग के प्रकाश के लिए क्रांति कोण न्यूनतम है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न अगर सीधा पूछने की बात हो तो सीधा ये है कि ऐसा कौन सा रंग है जिसको कांच से गुजारेंगे तो क्रांति कोण उसका बहुत कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो देखिए ये है बैगनी अगर रंग को हम कांच से वायु में गुजारेंगे, किससे किस में? कांच से वायु में गुजारेंगे। कहाँ से कहाँ गुजार रहे हैं? कांच से वायु में। कांच से यदि वायु में गुजारेंगे, किस रंग को गुजारेंगे? बैगनी को। तो उसका क्रांति कोण कितना क्रांति कोण जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो किस रंग का क्रांति कोण न्यूनतम हो जाएगा? कहाँ से कहाँ गुजारेंगे? कांच से वायु में गुजारेंगे। तो कौन सा चीज है जो न्यूनतम हो जाएगा? क्रांति कोण। कौन सा चीज? क्रांति कोण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। निम्नलिखित में से क्या करेंगे? कट कर देंगे। किसकी कार्यशैली विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है? पता है आप लोगों को पहले से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या आधारित था? ट्रांसफार्मर। क्या आधारित था? ट्रांसफार्मर। हाँ, अगर नहीं याद रहे तो ऐसे समझिए कि ट्रांसफार्मर में आपको क्या लगा हुआ रहता है? चुंबक लगा रहता है। ठीक है, और दूसरा ये भी याद रखिए कि ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पर किया जाता है? विद्युत क्षेत्र में ना, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में ना, जहाँ बिजली हो। तो किसकी कार्यशैली है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है? ट्रांसफार्मर। जिसको ट्रांसफार्मर नहीं बोलते हैं घर में, तो ट्रांसफार्मर नहीं नाम है उसका, ट्रांसफार्मर। ट्रांस का मतलब होता है स्थानांतरण और फॉर्म का मतलब होता है फॉर्मर मतलब होता है रूप बदलने वाला। यानी कि रूप बदलने वाला है कि नहीं ट्रांसफार्मर? बताइए कैसा रूप बदलता है? इनको बताओगे, बताइए आप, इनको बोलिए ना कैसे रूप बदलता है? पता है आप लोगों को? बताइए आप लोग। नहीं, ट्रांसफार्मर जो है किसी चीज को बदलता है। भाई साहब, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए उसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांस मतलब बदलने वाला। ट्रांस मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर। नहीं कहते हैं जैसे हम स्कूल से टीसी लाने के लिए गए तो टीसी का मतलब क्या होता है? टी से हुआ ट्रांसफर और सी से हुआ सर्टिफिकेट, यानी कि जिसका नहीं होता है स्थानांतरण पत्र। तो बताइए कि किसकी कार्यशैली विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है? ट्रांसफार्मर की। ठीक है, चलिए अगला है टंगस्टन तंतु वाले। कौन तंतु वाले? टंगस्टन तंतु वाले दो विद्युत बल्ब के तंतु एक समान लंबाई रखते हैं।
चलिए अगला है, ये प्रश्न समझ गए। टंगस्टन तंतु वाले दो विद्युत बल्ब हैं। विद्युत बल्ब का बताइए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या चीज का बना होता है? चलिए, तो ये जो है आपको विद्युत बल्ब के तंतु एक समान लंबाई रखते हैं यदि इनमें से, चलिए, एक 60 वाट देता है और दूसरा 100 वाट देता है, तो कहता है कि 60 वाट वाले तंतु की मोटाई अधिक होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न को जरा समझिए। ये प्रश्न क्या बता रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट है, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहता है कि दो बल्ब है, सुन लीजिए ध्यान से। बल्ब क्या को है? दो बल्ब है और उसके टंगस्टन जो वो है फिलामेंट जो है उसकी लंबाई क्या है? एक समान है। फिलामेंट की लंबाई क्या है? एक समान है। लेकिन कहता है कि एक बल्ब है जो कि 60 वाट का है और दूसरा बल्ब जो है वह 100 वाट का। कितना का बताइए? एक अच्छा बताइए, अभी आप लोग अपने घर में कितना वाट का बल्ब जलाते हैं? 100 वाट का। गलत बात। नहीं, 0 वाट का लगाते हैं। 0 वाट। आप लोग ज्यादा से ज्यादा देख लीजिएगा घर जाकर के 10 वाट होगा। 0 वाट का। पहले जो लाल वाला कलर का जो बल्ब आता था वो आपको 100 वाट का था। 100 वाट। ठीक है, अब जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा होगा तो 20 वाट का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। अधिक, बहुत ही अधिक बता दिए। बिजली खाता है। बात समझ गए? तो वो बता रहा है कि एक है 60 वाट का और 100 है, एगो है 100 वाट का। तो 60 वाट वाले बल्ब जो होंगे उसकी तंतु क्या होगी? मोटी होगी। इसका मतलब है कि जो कम पावर का होगा उसकी टंगस्टन जो उसकी जो फिलामेंट होगी वो कैसी होगी? पतली, मोटी होगी। इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होगा, मतलब जिसको पावर नहीं होगा, उसका मोटा थोड़ा ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? और जो पढ़ने में तेज होगा उसका शरीर पतला होगा। तो बस समझ लीजिए कि 60 वाट का बल्ब है तो तंतु होगा मोटा, 100 वाट का बल्ब है तो तंतु होगा पतला। बात समझे कि नहीं समझे बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, फिर दूसरा हमको कहने लगेगी। चलिए अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष। तो बताइए कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? आधी दृष्टि के लिए तो लेंस। ठीक है, बताइए निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? निकट दृष्टि। मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या कहते हैं? बताइए दूर दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलिए, ये प्रश्न पूछ देता है इसलिए समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मायोपिया समझ के। और दूर दृष्टि दोष को देखिए, दूर जैसे ही हो गया तो हाई पावर लगाना पड़ेगा ना, इसलिए हाइपर मेट्रोपिया। बोलिएगा हाइपर मेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष का अंग्रेजी और निकट दृष्टि दोष का अंग्रेजी मायोपिया। तो बताइए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस को। और कौन सा लेंस का आता है? अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। किस लेंस को अभिसारी लेंस का आता है? चलिए तो प्रश्न पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष से विपरीत एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट नहीं देख सकता। आंखों की इस दोष को सही करने के लिए उसको कैसी लेंस की आवश्यकता होगी? तो -0.5D। और यहाँ पर D का मतलब क्या हुआ बताइए? D का मतलब डायोप्टर हुआ। यहाँ पर D का मतलब डायोप्टर हुआ। ठीक है, तो ये बस समझने की चीज थी। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष। तो पहले ये बताइए कि निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मायोपिया। क्या कहेंगे? मायोपिया। अब ये बताइए कि दूर दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, बताए थे। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत होती है? अवतल लेंस की। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? नजदीक की वस्तु नहीं, नजदीक दिखाई देती है। देखिए जो दोष कहे वहीं पर उसको दिखाई बढ़िया देगा। तो बताइए निकट दृष्टि दोष से कहाँ पर दिखाई देगा? नजदीक का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। दिखाई देता है मतलब अस्पष्ट, मतलब पूरा स्पष्ट नहीं। जैसे अभी इनको हम देख रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर ये इनका नाम नहीं लेकर के किसी और व्यक्ति का नाम ले लेंगे, क्योंकि हम उनके नजर मेरे सामने में लगेगा कि वो नहीं है वो है, मतलब दिखेगा तो, लेकिन स्पष्ट नहीं, यानी कि अस्पष्ट। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति है जो 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट नहीं देख सकता है। आंखों की इस दोष को सही करने के लिए किस तरह की लेंस की आवश्यकता होगी? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको 2 मीटर की दूरी है तो ये दूरी के हिसाब से इसको बनाना पड़ता है। और F = R/2 का फार्मूला तो आप लोग पढ़े थे, तो इस पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ से 2-3 प्रश्न जो हम लोग जाने कि निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में हम लोग मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की जरूरत होती है। डॉक्टर अपने ऑपरेशन
या फिर दांत को देखने में या हजामती अवतल दर्पण लेंस में की। अवतल दर्पण की यूज करती है, हाँ, ठीक अवतल है। दर्पण की। तो लेंस और दर्पण में फंसना नहीं आप लोगों को, ठीक है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तर उत्तल दर्पण, और हेडलाइट में अवतल दर्पण। चलिए, तो ये सब बात हम लोग जाने। और एक और बात बताइए कि यहाँ लिखा है लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति का ऐसा मतलब क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा एक चीज और जान लीजिए, यहाँ निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। और यहाँ पूछ दिया कि किस तरह की लेंस की आवश्यकता होगी। तो पहले तो आप लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कैसा लेंस है। तो इसका आंसर देख रहे हैं हम कि अवतल में आपको माइनस में दिया है, यानी कि याद रखिएगा जब लेंस में आइएगा, किस में आइएगा, लेंस में आइएगा तो बदलता है, मतलब लेंस में अवतल में हो जाएगा आपको माइनस। इस चीज को नोट कर लीजिए कि लेंस में अवतल में क्या होगा माइनस, और उत्तल में प्लस। अच्छा, दर्पण में क्या होता है, अवतल में प्लस, उत्तल में माइनस। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन याद हो जाएगा, जरा समझ लीजिए इस प्रश्न को। पहले बताइए, सुचालक और कुचालक समझते हैं कि नहीं। सुचालक क्या होता है, बिल्कुल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो जाए, करंट पास हो जाए, वो चालक भी कर सकते हैं उसको, या सुचालक भी कर सकते हैं। जिससे पास नहीं हो, बताइए आपके बॉडी से पास होगा कि नहीं होगा? होगा ना, आपकी बॉडी में करंट लगता है ना। हाँ, लगता है। बस समझ में आ रहा है। बता रहे थे सुचालक के बारे में। तो सुचालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पास कर जाए, मतलब विद्युत धारा पास कर जाए। बिल्कुल देखते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज भी एकदम इशारा कर कीजिए, तो कीजिए हाँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर ऑप्शन है आपको आशवित जल है, ठीक है। इसके बाद आपको ये जल है, ये गर्म जल है, और ये क्या है, नमकीन जल है। तो याद रखिए, जो इसमें आपको विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होगा वो आपको हो जाएगा कौन सा जल, नमकीन जल। मतलब नमकीन जल जो होगा ना, विद्युत का आपको अच्छा चालक होगा, ठीक है। तो ये नमकीन जल जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आपका, हाँ, तो एक बात और जान लीजिए। आप एक गिलास लीजिए, उसमें आप चीनी को घोलना शुरू कीजिए। क्या चीज घोलना शुरू कीजिए? चीनी को उस समय तक घोलते रहिए जब तक कि वह घुलना बंद नहीं हो, ठीक है। और घोलते रहिए। आप जब देखिएगा कि उस परिस्थिति में आ गया कि जब चीनी अब घुलना बंद हो गया है, अगर उसमें बिजली आप डालिएगा तो उसमें करंट पास नहीं करता है, याद रखिएगा। लेकिन वहीं अगर नमकीन की बात करें तो नमकीन जल से चीनी ये करंट पास कर जाता है, याद रखिएगा। मीठा जल से करंट पास नहीं करेगा। लेकिन मीठा जल का मतलब ये नहीं कि जैसे अपने सब शरबत पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो भी एक तरह से मीठा हुआ। मतलब इतना मीठा हो जाए कि जिसमें चीनी घुलना ही बंद कर दे, तो उस परिस्थिति में उसमें करंट पास नहीं करेगा। बात समझ में आ गया। लेकिन ये जो शरबत हम लोग बनाते हैं, सिरका जो बनाते हैं, उसमें आपको करंट पास कर जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 दिन वाले एक महीने में, है ना, एक महीना बराबर क्या होता है, 30 दिन भी होता है, 31 दिन भी होता है, और 28 दिन भी होता है। बात समझ में आ रहा है। तो प्रतिदिन 10 घंटे से 50 वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। बल्ब को जलाने और खपत विद्युतीय ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितना होगा। तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है 36 ओम प्रतिरोध। चलिए, तो प्रतिरोध वाला बात है आपको, ठीक है, रेसिस्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, के तार को n एक समान भागों में काटा जाता है। यानी कि 36 ओम प्रतिरोध के तार को n एक समान भागों में क्या किया जाता है, काटा जाता है, और समांतर क्रम में उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। प्रभावी प्रतिरोध जो होगा वो आपको 1 ओम है, तो n का मान क्या होगा। सुन लीजिए, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे अभी, इससे कुछ ज्ञान हम लोग अर्जन कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ज्ञान क्या अर्जन करते हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये सिंबल जो आप देख रहे हैं, है ना, ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो ये प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो अब ये बताइए, प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। चलिए, अब ये बताइए कि प्रतिरोध की जो प्रतिरोध जो है ना, किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए, अगला है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म से बंधे पृष्ठों की संख्या कितनी है। अब देखिए, यहाँ प्रिज्म कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के पृष्ठों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है प्रश्न को समझना, ये आपको चित्र की दृष्टि से दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये इस चित्र को देख लीजिए, ये प्रिज्म का चित्र है। इसमें आपको देखिए, ध्यान से देखिए, इस ये थोड़ा 3 डायमेंशनल फार्मूला है, मतलब त्रिविमीय छवि बनता है यहाँ पर। तो 1 भाग ये हुआ, 1 भाग ये हुआ, 2 हुआ, 1 भाग ये हुआ, 3 हुआ, और 3 के बाद जरा सोच के देखिए, माचिस का आप सब भाग देखते हैं,
माचिस का आप जैसे कहीं पर माचिस रखा हुआ था उसका सब भाग आप देखते हैं? नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं ना। आप माचिस के आकार का ही कोई वस्तु लीजिए, मान लेते हैं कि आप डस्टर लीजिए। नहीं सर, ये लीजिए ना। ठीक है, तो बस यहाँ डस्टर जो है आपको हम दिखाने से तो याद रखिए कि एक फलक 2 पृष्ठ, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ और 2 पृष्ठ जो है वो ढका हुआ रहता है, मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए याद रखिए कि एक जो त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, बहुत से प्रिज्म में कितने सतह होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। अगला है, दिया है अमोनिया गैस, तो आप बताएंगे कि अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3 होता है। तो उसका 17 ग्राम, चलिए तो अमोनिया का सूत्र बताइए। NH3। चलिए 17 ग्राम मानक दाब और ताप का आयतन क्या होगा? तो 22.4 लीटर होगा। क्या होगा? 22.4 लीटर। हाँ बिल्कुल 22.4 लीटर होगा। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इससे पहले ये पढ़ें आप लोग। किस तापमान पर सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का दोनों समान होगा? बताइए, पढ़ाए थे। किस तापमान पर -40 का। हाँ, तो -40 जो होगा इस जगह पर आने के बाद सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाएगा। बताइए कहाँ पर बराबर हो जाएगा? -40। स्केल, यह स्केल जो लिखा है, स्केल का मतलब क्या होता है? मापक, पटरी। स्केल का मतलब क्या होता है? मापक यानी कि पटरी। तो पटरी पर जो है तो कौन सा जगह जो जाएंगे, किस पॉइंट पर जाएंगे तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाएगा। -40 डिग्री। बिल्कुल -40। ठीक है, याद रखिएगा -40। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तम गुण वाला कोयला कौन सा है? तो उत्तम का मतलब समझ जाएंगे तो आंसर ही बन जाएगा। उत्तम मतलब सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें 90 से लेकर के 95% तक किसकी मात्रा पाई जाती है? कार्बन की मात्रा पाई जाती है। 2 नंबर पर कौन आता है? बिटुमिनस। 3 नंबर पर लिग्नाइट और 4 नंबर पर और 1 नंबर पर बात समझ गए ना? तो बताइए उत्तम गुण वाला कोयला कौन सा है? चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु ढेर में, किसमें? परमाणु ढेर। देखिए सीधा समझ लीजिए, यहाँ लिखा है प्रश्न में परमाणु ढेर में ईंधन है, कौन सा है? तो यूरेनियम है। आप एक ही बात याद रखिए, परमाणु का बात जब भी हो आप उसका आंसर यूरेनियम मार दीजिए। क्या बोले हम? परमाणु का चर्चा जब भी हो आप यूरेनियम आंसर मार दीजिए। बस इतना ही पर बात समझिए। और अभी जो प्रश्न फिर अगला जो बताने जा रहे हैं 74 नंबर, ये प्रश्न भी आपको पहले से आता है, तो आप लोग प्रश्न पर नहीं देखिएगा, जवाब दीजिए कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस प्रक्रिया पर आधारित है? विखंडन पर। और ट्रिक बताए थे कि बम जो है खंड खंड हो जाएगा ना, तो इसलिए हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं नाभिकीय हाइड्रोजन बम में। लेकिन यहाँ आंसर दे दिया है संलयन, तो संलयन इसका आंसर क्या है? गलत है। चलिए तो यहाँ आंसर गलत दिया है, जो कि संलयन दे दिया है, इसका आंसर हो जाएगा आपको विखंडन। ठीक है। और अगर ये कहेगा कि सूर्य में जो ऊर्जा मतलब आपको निकलती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा, तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन। ठीक है। हाइड्रोजन बम कहेगा तब विखंडन के द्वारा। चलिए, झरने के किस बिंदु से एक व्यक्ति एक इंद्रधनुष देख सकता है जब वो दोपहर में? ध्यान से दीजिए, देखिए झरने के किस बिंदु से, झरना के किस बिंदु से एक व्यक्ति एक इंद्रधनुष देख सकता है जब दोपहर है? तो झरने की तली से। ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए इसको भिविया करके चलेंगे हम लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में है ना, किस गैस में? प्राकृतिक गैस में मीथेन का % यहाँ तक है, मतलब कितना है? देखिए पौष्टिक प्राकृतिक गैस 95। तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा जो है, मीथेन का सूत्र CH4। मीथेन की जो मात्रा है वो कितना % है? 95%। बताइए किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? अगला है कि भंजन का प्रयोग, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भंजन का प्रयोग इसके उत्पाद में होता है। भंजन का प्रयोग किसके उत्पाद में होता है? तो देखिए भंजन का प्रयोग होता है आपको पेट्रोल के उत्पाद में। भंजन का प्रयोग किसके उत्पाद में होता है? पेट्रोल के उत्पाद में। देखिए ध्यान रखिए, भंजन है तो भंजन को आप भूल जाइए, भजन याद रखिए। और आप जो कहीं पर मिलाद करने के लिए जाइएगा या हम लोग भजन करने के लिए जाएंगे तो पेट्रोल डला के जाएंगे ना, इसलिए याद कर लीजिए कि भंजन का प्रयोग किसके उत्पादन में किया? मतलब क्या चीज के उत्पादन करने में भंजन प्रक्रिया का प्रयोग किया? बात समझ में आ गया होगा। भंजन मतलब भजन, और भजन करने के लिए जाएंगे तो पेट्रोल तो लगेगा गाड़ी में। बात समझ में आ गया ना? चलिए, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है? देखिए सबसे कम प्रदूषण करने वाला जो है वो आपको हाइड्रोजन है। सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है? हाइड्रोजन। देखिए ये है उपला, और उपला का मतलब होता है चिपरी।
गाँव घर में जिसको चिपड़ी बोलते हैं, गोढ़ा बोलते हैं, उसको क्या बुलाता है? उपला। उपला। और कास्ट का मतलब होता है चारकोल, चारकोल का मतलब होता है कोयला, ठीक है। CH4 का मतलब होता है मीथेन, और ये H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो सबसे कम प्रदूषण जो पैदा करता है वो आपको हाइड्रोजन करता है। सबसे कम प्रदूषण कौन पैदा करता है? हाइड्रोजन करता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से, इसको कट कर देंगे, कौन सा ईंधन है जो कौन सा ईंधन का कैलोरी मान न्यूनतम है? मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा कैलोरी किस में है? C2H6 में है। तो C2H6 को क्या कहा जाएगा बताइए? एथेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एथेन। C2H4 है, C2H5OH है और H2 है। इसमें सबसे ज्यादा कैलोरी का जो मान होगा वो होगा आपको C2H5OH। क्या होगा? C2H5OH हो जाएगा। C2H5 सबसे ज्यादा की बात नहीं, सबसे न्यूनतम पूछ रहा था। देखिए सबसे कम C2H5OH में होगा। मतलब जिसका नाम ऊंच कान बूझ, यानी कि जिसका जो है ऊंचा दुकान फीका पकवान। कहने का मतलब जिसका नाम जितना बड़ा है उसमें उतना ही कम मिलेगा। क्या मिलेगा? कैलोरी। उसमें उतना ही कम क्या मिलेगा? कैलोरी। बताइए सबसे कम कैलोरी किसे मिलेगा? C2H5OH। बात समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कौन सा कण होता है? बीटा कण। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन सा कण होता है? बीटा कण। एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो मतलब इलेक्ट्रॉन से याद रखना चाहिए इलाका, और इलाका में घुमाने के लिए किसको ले जाएगा? इलेक्ट्रॉन को। बेटा सबको ले जाएगा ना। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है तो क्या होता है? तो बीटा कण होता है। बात समझ आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा उपधातु है? तो देखिए उपधातु का पूरा पूछ रहा है, तो जी से आप GE है। क्या है? जी। ठीक है। इस GE से आपको जर्मेनियम होता है। क्या होता है? जर्मेनियम। तो बताइए जर्मेनियम क्या है? तो आप बोलेगा उपधातु। देखिए अब बताते हैं। जर्मेनियम है, मान के चलिए कि आप किसी व्यक्ति का घर जड़ जाएगा, तो वो क्या करेगा? मुखिया के पास जाएगा, और मुखिया के साथ साथ में उप मुखिया के पास भी जाएगा। किसके साथ पास जाएगा? मुखिया के पास, फिर मुखिया के पास, उप मुखिया। तो मुखिया भूल जाइए, उप मुखिया याद रखिए। तो बस सीधा बात समझिए कि जर्मेनियम क्या है? और जो जड़ जाएगा तो आप किसके पास जाइएगा? मुखिया के पास। मुखिया के पास नहीं, उप मुखिया के पास। जड़ जाएगा तो कहाँ जाइएगा? मुखिया के पास। जर्मेनियम क्या है? एक उपधातु है। जर्मेनियम का संकेत क्या है? जी। बात समझ में आ गया? अगला है कि कौन सा ऑक्साइड जो कि सबसे अधिक क्षारीय है? कौन सा ऑक्साइड है जो सबसे अधिक क्या है? क्षारीय है। तो देखिए सबसे अधिक क्षारीय है SNO। क्या है? SNO। बोलिए। चलिए तो हम बता रहे थे आपको कि जर्मेनियम क्या है? एक उपधातु है। सही बात बताएं। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न उठ रहा था कि आपको सबसे अधिक क्षारीय जो है वो क्या है? तो सबसे अधिक क्षारीय SNO है। इसके बाद है कि इस धातु का घनत्व न्यूनतम है। तो किस धातु का घनत्व न्यूनतम है भाई? तो K का। किस धातु का घनत्व न्यूनतम है? K का। किस धातु का घनत्व न्यूनतम है? K का। K जो है उसका घनत्व क्या है? न्यूनतम, मतलब कि सबसे कम है ना। किस धातु का घनत्व सबसे कम है? K का। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो K है, इस K का मतलब पोटेशियम होता है। और याद रखिए न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम मतलब क्या होता है? सबसे कम। तो सबसे कम, तो कम को हिंदी में अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में KM से लिख देते हैं ना, कम। तो इसलिए याद कर लीजिए न्यूनतम तो कम, तो कम कौन चीज से? K से, इसलिए K हो जाएगा इसका आंसर। तो घनत्व सबसे कम किसका है? K का। पोटेशियम का। किसका? अगला है कि कौन सा ऑक्साइड है जो सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सा ऑक्साइड है जो सबसे अधिक अम्लीय है? तो SO2 है। कौन सा है? SO2। कौन सा ऑक्साइड है जो सबसे अधिक अम्लीय है? SO2। बताइए SO2 को क्या कहते हैं रासायनिक नाम? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह SO2 को क्या कहेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए कौन सा ऑक्साइड है सर्वाधिक जो अम्लीय है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अधिक अम्लीय है। नहीं आता तो देखिए अम्लीय का मतलब खट्टा होता है, और सल्फर का मतलब आपको हम एक दिन सल्फर ला करके दिखाए थे, गंध पीला नहीं दिखाते सल्फर ला करके। तो वो जो सल्फर है वो सल्फर आपको खाइएगा तो खट्टा लगेगा। हम भी खाते थे ना केला के साथ सल्फर। तो इसलिए जो है आप याद रखिएगा कि कौन सा ऑक्साइड जो सर्वाधिक अम्लीय है, तो SO2 जो है वो आपको अधिक अम्लीय है। चलिए अगला है कास्ट। बताइए अभी कास्ट का मतलब जल्द बताए थे जस्ट हम। कास्ट का मतलब बताए थे जस्ट कोयला। क्या बताए थे? कोयला। तो कास्ट लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त क्या होता है? कास्ट लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त होता है? तो मेथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न को याद रखना है, और ऐसा प्रश्न पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन इसमें बिना कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो बताइए कास्ट के भंजक आसवन से क्या प्राप्त होता है? तो कोल
कोल तार जो है वो आपको मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो देखिए निम्न करा जिसमें निम्न संख्या का कार्बनिक यौगिक है। ये आप याद रखिएगा, इस प्रश्न को भी बिल्कुल पढ़ के इसको याद कीजिएगा। कोल तार मिश्रण है जिनमें से निम्न संख्या के कार्बनिक यौगिक है। तो निम्न संख्या के कार्बनिक यौगिक जो है ये आपको ग्रेटर देन 200 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? ग्रेटर देन 200। अगला जो प्रश्न है, जल गैस में उपस्थित होता है। देखिए कौन सा गैस है? जल गैस। हाँ, जल गैस में जो उपस्थित होता है वो आपको होता है CO। और CO का मतलब आप बताएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जल गैस में क्या उपस्थित होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल, जल गैस में जो रहता है आपको देखिए, जब भी आपको जल पीने का मन हो ना तो आप क्या कीजिएगा, हाँ मतलब एकदम मन से तसल्ली भर के पियेंगे, या मोनी को कहेंगे कि जल लेकर के आओ। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रख लीजिए कि जल गैस में क्या उपस्थित होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मोनी से याद कर लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे आएगा जल गैस, देखिए जब आपको गैस बना रहेगा पेट में तो आप जल पीजिएगा। जल पीने के लिए किसको कहेगा? मोनी को। इसलिए जल गैस जब भी आए तो याद रखिएगा मोनी को, यानी कि मोनी से हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जल गैस में क्या उपस्थित होता है? कार्बन और मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। चलिए, करा कि किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। ये भी प्रश्न गजब है। इसकी के जगह पर आपको किसकी लगा दीजिएगा। आप लोग क्या लगा दीजिएगा? किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। तो देखिए C8H18 की ऑक्टेन संख्या क्या है? तो शून्य है। C8H18 की ऑक्टेन संख्या क्या है? शून्य है। देखिए ऑक्टेन, तो यहाँ पर जो है आपको C8 और H18, C8 और H18, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? 0 है। बताइए। ऑक्टेन। C8H18। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा हाइड्रेट सहसंयोजी है? ठीक है, कौन सा हाइड्रेट जो हुआ सहसंयोजी है? तो सहसंयोजी के अंदर क्या सब आता है? BH3। कौन सा हाइड्रेट है जो सहसंयोजी है? BH3। कौन सा हाइड्रेट है जो सहसंयोजी है? BH3। ठीक है, सह तो वह याद रख ले, सह तो वह, तो बह के अंग्रेजी कहते होते B से ब, H से ह, तो बह तो BH। इसलिए कौन सा संयोजी यौगिक है? ना, कौन सा हाइड्रेट है जो सहसंयोजी है? BH3 है। कौन सा हाइड्रेट है? BH3। अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्व है, निम्न में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं है? ठीक है, तो Pb जो है वो आपको अपरूपता नहीं है। कौन सा तत्व जो अपरूपता नहीं है? हाँ, Pb मतलब शीशा। और कार्बन जो है, कार्बन, सिलिकॉन और स्ट्रोंशियम, ये तीनों जो है वो अपरूपता है। बाकी किस में अपरूपता नहीं दिखता है? शीशा में अपरूपता नहीं दिखता है, जबकि शीशे में रूप दिखता है। याद रखिएगा, शीशा में ही रूप दिखता है, लेकिन उसी में अपरूपता नहीं है। याद रखिएगा, उसका उल्टा कर अपरूपता नहीं है। बात समझ में आ गया? अगला है ग्लोबल लवण। क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल लवण है। ग्लोबल लवण के अंतर्गत जो आपको आता है, इसको याद रखना पड़ेगा। Na2SO4 तो याद होगा पहले से, और 10H2O। Na2SO4 इंटू 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O। तो ये क्या है? ग्लोबल लवण। क्या है? तो बताइए, ग्लोबल लवण का सूत्र बताइए। Na2SO4 इंटू 10H2O। फिर से बोलिए, Na2SO4 इंटू 10H2O। ये क्या है? ग्लोबल लवण है। क्या है? अगला है, यह Ca++ के साथ साथ, ये प्रश्न पहले ही पढ़े थे आप लोग, है ना? तो Ca++ के साथ किसी भी सांद्रता पर अवक्षेप नहीं देता है। तो क्या नहीं देता है? सोडियम लोरिल सल्फेट। क्या नहीं देता है? सोडियम लोरिल सल्फेट। ठीक है, तो Ca++ के साथ किसी भी सांद्रता पर अवक्षेप कौन नहीं देता है? सोडियम लोरिल सल्फेट। बोलिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, यह एक एस्टर है। तो बताइए, एस्टर का उदाहरण है आपको साबुन। एस्टर का उदाहरण क्या है? साबुन। एस्टर, यह एक एस्टर है। क्या है? साबुन है। एस्टर का उदाहरण क्या है? साबुन। एस्टर का उदाहरण साबुन। चलिए, तो याद रखिएगा एस्टर, तो एस्टर जो है, एस्टर का उदाहरण क्या है? तो साबुन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वास्तविक विलयन में वितरित पदार्थ का आकार क्या होता है? यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वास्तविक विलयन में वितरित पदार्थ का आकार क्या होता है? तो लेस देन 5 nm। बोलिएगा, लेस देन 5 nm। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इनमें कौन, देखिए यहाँ लिखा है कौन Al होता है। तो Al जो होता है काओलिन। क्या होता है? काओलिन। तो एल्युमिनियम है ना, Al से एल्युमिनियम होता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा इनमें Al होता है क्या? तो काओलिन। Al क्या होता है? काओलिन। Al होता है काओलिन। ठीक है, तो याद रखिएगा Al इसमें से कौन होता है? काओलिन होता है। अगला है कि इसका शुद्धिकरण अपचयन से किया जाता है। तो किसका शुद्धिकरण क्या आता है? काओलिन का। तो
Na का, किसका? Na मतलब सोडियम। सोडियम का जो है शुद्धिकरण किससे क्या आता है? अपचयन की क्रिया से। किससे क्या आता है? अपचयन हाँ, की क्रिया अपचयन की क्रिया से, अपचयन क्रिया से, ठीक है। सोडियम का शुद्धिकरण किससे होता है? अपचयन की क्रिया से की जाती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? बताइए। चलिए अगला है, निम्न में से कौन एक भिन्न समजातीय श्रेणी है? निम्न में से कौन एक समजातीय श्रेणी है? चलिए, तो यहाँ है कि एक भिन्न समजातीय श्रेणी से है। तो देखिए भिन्न समजातीय श्रेणी जो है उसके अंतर्गत आपको C3H6 है। क्या है? C3H6, ठीक है। ये आपको समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। बताइए, वो समजातीय श्रेणी का कह रहा है कि कौन एक भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। सबसे अलग। तो देखिए CH4, C2H6, C5H12 ये जो है आपको ये मिलता है। और वैसे भी देखिए बिल्कुल सही बात भी है ना, C3H8 होना चाहिए था ना मीथेन एथेन प्रोपेन के नियम पर। तो इसलिए यहाँ पर C3H8 नहीं है, इसलिए आपको ये सबसे अलग है, भिन्न है। तो समजातीय श्रेणी से भिन्न कौन सा है? C3H6। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्न गैस कोयले के खानों में विस्फोट का, हाँ ये आपको बताए थे, इससे पहले भी चर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था जी। तो कोयले के खान यहाँ पर कट कर देते हैं। कोयले की खानों में जो विस्फोट होता है तो किसके कारण होता है? मीथेन गैस के कारण होता है। और यही मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम मतलब यहाँ पर भोपाल त्रासदी गैस में हुआ था। हाँ 1784 में घटना, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत सारे मजदूर मारे गए थे। तो कोयला के खान में कौन सा गैस निकलता है? मार्स गैस, यानी कि मीथेन। अगला है, यह एक तरल पदार्थ है। तो देखिए तरल पदार्थ का उदाहरण क्या है? बताइए। तरल पदार्थ का उदाहरण C4H8 क्या है? C4H8। C4H8 क्या है? तो तरल पदार्थ का एक उदाहरण है। ठीक है, बिल्कुल तरल पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अब आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है, रोम्बिक सल्फर क्या है? रोम्बिक सल्फर। और ये रोम्बिक सल्फर का जो आपको संकेत है S8 है। क्या है? देखिए S से वैसे भी सल्फर तो पता ही होगा आपको, इसमें रोम्बिक लग गया है, एक नया है। तो याद रखिए रोम्बिक सल्फर का जो संकेत है क्या है? S8 है। ठीक है, कितना है? क्या है? S8 है। रोम्बिक सल्फर का उदाहरण ये बताइए, संकेत बताइए। चलिए, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा।